बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम पिछले लेक्चर की तरह एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमें 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है और इसी तरह सेकेंड पार्ट में भी 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है। Find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular or none. None का मतलब neither parallel nor perpendicular. Students, हमें मालूम करना है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम किस तरह जज करते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। शाबाश, ये हम पढ़ चुके हैं जी। हम उन दोनों लाइंस की स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं। अगर स्लोप्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि वो लाइंस पैरेलल हैं। और दूसरा रास्ता, जी, हम स्लोप की मदद से इंक्लिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों लाइंस के इंक्लिनेशन सेम हों तो हम फिर भी कहते हैं कि वो दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। लेकिन जब आप स्लोप फाइंड आउट कर चुके होंगे तो वही इक्वल आ चुकी होंगी, तो आपको इंक्लिनेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हां, ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में आपको काम आ सकता है कि अगर आपको सपोज करें एमसीक्यू गिवन हो कि 2 लाइंस आर पैरेलल इफ नंबर 1 ऑप्शन देयर स्लोप्स आर इक्वल, नंबर 2 ऑप्शन देयर इंक्लिनेशंस आर इक्वल, नंबर 3 कोई रॉन्ग ऑप्शन और नंबर 4 में गिवन हो बोथ ए एंड बी, तो आप इस सूरत में बोथ ए एंड बी टिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम अगर नाम दे दें इन पॉइंट्स को, मैं आपको सिर्फ प्लान बताऊंगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व आपने खुद करना है, बहुत आसान है। इसको नाम दे दें ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। अब स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की स्लोप आप मालूम कर सकते हैं। उस स्लोप को आप कह देंगे एम ए बी। ये स्लोप आप कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप कैलकुलेट करना आप जानते हैं, और फिर एम सी डी आप मालूम कर लेंगे। अगर ये दो स्लोप्स इक्वल आ गई तो आप लिख दीजिएगा कि लाइंस आर पैरेलल। अब दूसरी सूरत, परपेंडिकुलर कब होती हैं लाइंस? जी, स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है कि हम कहते हैं कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं? द आंसर इज दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, या हम ये भी कहते हैं कि एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। आप दो स्लोप्स मालूम कर चुके होंगे। अगर ये इक्वल ना आई तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल तो नहीं होंगी। फिर आपको यह देखना होगा कि क्या एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है या उन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आप वो प्रोडक्ट करके भी दिखा देंगे कि ये प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, सो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर ये काम भी ना हुआ, यानी ना तो पैरेलल साबित हुई ना परपेंडिकुलर साबित हुई, तो आखिर पर लिख दीजिएगा कि दीज लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, मैंने प्लान आपको बता दिया है, सॉल्व आपको खुद करना है। सेल्फ डन इज वेल डन। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यानी ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में बात की जा रही है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, हमें कहा यह जा रहा है कि ये के जो है इसकी वैल्यू मालूम करो। अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में पैरेलल हों, फर्स्ट केस, और के की वैल्यू दोबारा मालूम करें अगर ये दोनों लाइंस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन और सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। यानी हमें दो सूरतों में के की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक? जी, स्लोप्स इक्वल होंगी। हम यहां लिखेंगे इफ lines will be parallel then
अब उन दो लाइन सेगमेंट्स की स्लोप्स इक्वल होंगी। पहला लाइन सेगमेंट है ए और बी को ज्वाइन करने से बनेगा और दूसरा लाइन सेगमेंट सी और डी को ज्वाइन करने से बनेगा। देन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जी स्लोप मालूम हम कैसे करते हैं जी, न्यूमरेटर में ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में एब्सिसास का डिफरेंस। ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसास यानी x कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डर हमें सेम रखना होगा। ऑर्डर सेम रखने से मुराद यह है कि अगर मैं न्यूमरेटर में a का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में a का ही x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे अंदाज में बोलूं, अगर मैं न्यूमरेटर में b का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में b का ही x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। अब स्लोप ऑफ ए बी के लिए मैं लिख रहा हूं -6 -3 डिवाइडेड बाय, अब b का ही x कोऑर्डिनेट मैं अगेन पहले लिखूंगा k -7 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएं, आप जिसको मर्जी पहले चूज कर लें, 5 -4 और इधर से -4 -6 -4 -6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर -6 -3 इज -9 और डिनोमिनेटर में k -7, 5 -4 इज 1 और -4 माइनस हो जाएगा प्लस, -4 + 6 विल बी 2। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, क्या करना चाहिए? द आंसर इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके k को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। सो k -7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो k -7 ही आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 2 × -9 इज -18, -7 ऐड होगा -18 में तो k की वैल्यू -18 + 7 इट विल बी -11। ये स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स k की इस वैल्यू के लिए ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। अब फाइंड आउट करते हैं k की वैल्यू के अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों। If lines will be perpendicular to each other, अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो फिर उनकी स्लोप्स का ताल्लुक क्या होगा जी, इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। देन स्लोप ए बी स्लोप सी डी, इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये हम कई दफा ये फैक्ट यूज कर चुके। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर अगेन स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यूज पुट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी के लिए अगेन -6 -3 ओवर k -7 प्रोडक्ट स्लोप ऑफ सी डी 4 -5 और -6 -4, -6 -4 is equal to -1. -6 -3 is -9 over k -7. Product 4 -5 is -1 और डिनोमिनेटर में -6 + 4 is equal to -1. अब स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद आप k को सब्जेक्ट बना सकते हैं। -1 ओवर -6 + 4 इज -2। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, हम इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और 9 जाकर डिवाइड करेगा, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -9 डिवाइडेड बाय k -7
ये माइनस माइनस कैंसल, 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 के साथ, ये आ गया -2। अब स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। हम रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं यहां पर और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू k -7 इज इक्वल टू -9। इसका डिनोमिनेटर था 1, उसके साथ -9 मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 2k -14 इज इक्वल टू 9। अब यहां पर 9 + 14 विल बी 23। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 23/2। स्टूडेंट्स k की इस वैल्यू के लिए ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जरा विजुलाइज भी करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, स्टूडेंट्स ये हमने पॉइंट A लोकेट किया, ये हमने पॉइंट B लोकेट किया k की वैल्यू -11 के मुताबिक। ये k की वो वैल्यू है कि जिसके लिए लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। ये हमने पॉइंट C और पॉइंट D भी लोकेट कर लिया। पॉइंट A को पॉइंट B से ज्वाइन किया और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी तरह पॉइंट C को पॉइंट D के साथ ज्वाइन करने से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब स्टूडेंट्स हम k की वैल्यू चेंज करेंगे। k की दूसरी वैल्यू है 23/2। अब k की वैल्यू चेंज होने की वजह से b की लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स b की लोकेशन चेंज हो गई। अब जब हम a और b को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन CD पर परपेंडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होने से पहले लाइन पैरेलल थी और अब लाइन परपेंडिकुलर हो गई। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is, using slopes show that the triangle with its vertices A, B and C is a right triangle. Students, हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हमें बताया जा रहा है कि 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमें स्लोप्स का कंसेप्ट यूज करते हुए साबित करना है कि इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से राइट ट्राइंगल बनेगी। स्टूडेंट्स मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं ताकि आपके पिछले जो कंसेप्ट्स हैं वो भी रिकॉल किए जा सकें। अब वो किस तरह से? स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि आप पहले यह साबित करें कि इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनेगी। पहले हमें यह साबित करना है। आप कैसे साबित करेंगे कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनेगी? यह हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 में, क्योंकि वहां पर भी हमने ट्राइंगल से रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। शाबाश जी, हम कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स यूज करके यह साबित कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं। अब किस तरह से? अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर ट्राइंगल नहीं बन रही होगी। डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से जरा बता दूं, अगर ये एक लाइन है और ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं यानी कोलिनियर है, तो फिर ट्राइंगल कैसे बन सकती है? ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। अब कैसे चेक किया जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं? द आंसर इज, हम स्लोप्स की मदद से भी चेक कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं। स्लोप की मदद से हम कैसे चेक कर सकते हैं? जी, 3 पॉइंट्स हैं तो आप 3 स्लोप्स कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC। ये तीनों स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी। इनफैक्ट अगर 2 स्लोप्स ही इक्वल आ गई तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि 2 स्लोप्स के इक्वल आने का मतलब ये है कि एक पॉइंट कॉमन होगा। यहां पर अगर A है, ये B है, ये C है, तो अगर आप स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC मालूम करेंगे और ये दोनों इक्वल आ गई तो B इनमें आ गया कॉमन कनेक्शन पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट की स्लोप्स अगर इक्वल हुई तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसी तरह अगर स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BC, पॉइंट C बीच में कॉमन हो गया, अगर इक्वल हुई तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इनफैक्ट पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो तीनों स्लोप्स इक्वल होंगी। अब आप पहले ये चेक करेंगे कि पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। इसके लिए पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। दूसरा तरीकेकार
पॉइंट्स के कोलिनियर होने का क्या था चेक करने का? जी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम कैसे चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं? ए, बी और सी को यूज करते हुए आप 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी। तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लें। अगर कोई से 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर हुआ तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो पॉइंट्स होंगे नॉन कोलिनियर और वो तीनों पॉइंट्स बना रहे होंगे ट्राइंगल। यानी आपको तो यहां पर बताया गया है कि ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ना बताया जाए तो आप चेक खुद भी कर सकते हैं कि ट्राइंगल बनेगी या नहीं। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप पर आते हैं। अगर ट्राइंगल बनेगी तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो राइट ट्राइंगल है? इसके ऊपर भी 2 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। एक तो कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस था और दूसरा कंसेप्ट ऑफ स्लोप। डिस्टेंस के कंसेप्ट से हम कैसे चेक करते हैं कि राइट ट्राइंगल बनेगी? शाबाश जी, हम तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी। अब इन तीनों डिस्टेंसेस को हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम उस पर सेटिस्फाई होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए उन तीनों डिस्टेंसेस के लिए, यानी उनमें एक हाइपोटेन्यूज हो और रिमेनिंग 2 परपेंडिकुलर और बेस हो, तो राइट ट्राइंगल साबित हो जाती है। यहां पर हमें स्पेशली कहा गया है कि स्लोप्स का कंसेप्ट यूज करना है। यह कंसेप्ट ज्यादा सिंपल है यूज करना। अगर आपको चॉइस यानी अगर आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए आप पर कि आपने किस मेथड को यूज करना है, तो स्लोप्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए ही राइट ट्राइंगल साबित कीजिएगा। अब स्लोप्स का कंसेप्ट हम कैसे यूज करते हैं? द आंसर इज राइट ट्राइंगल है तो कोई सी 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और अगर 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उन 2 साइड्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हमें 3 साइड्स गिवन होंगी ट्राइंगल में, हमें तीनों स्लोप्स मालूम करनी है। यहां पर एक आपको बात बता देता हूं, अगर पहली 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट ही -1 वाज़े तौर पर नजर आ रहा हो तो आपको तीसरी स्लोप मालूम करने की जरूरत नहीं होगी। आप वहीं पर कंक्लूड कर दें कि इन 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, सो ये राइट ट्राइंगल बन रही होगी। अब राइट एंगल किस वर्टेक्स पर होगा? वो उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा, जो 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, जो 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, उनमें जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पर वो राइट एंगल बन रहा होगा। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इन बातों को कंक्लूड करते हैं। हम पहले मालूम कर लेते हैं स्लोप ए बी। सेवन माइनस 1 2 minus 6. 7 minus 1 is 6, 2 minus 6 is -4. 2 minus 6 is -4. इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, यह आ गया -3/2 स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ बी सी मालूम कर लेते हैं। हमारे ज़हन में यही कि हम तीनों स्लोप्स मालूम करेंगे, लेकिन अगर पहली 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट ही -1 के इक्वल आ गया तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। स्लोप बी सी 7 माइनस -7, 2 माइनस -6, यह बन गया 7 + 7 और 2 + 6। 7 + 7 is 14, 14 divided by 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 7, 2 7s are 14 और 2 4s are 8, 7/4। नेक्स्ट हमारे पास आएगी स्लोप ए सी। स्लोप ए सी आप देख सकते हैं कि इन 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं आया। स्लोप ए सी मालूम करते हैं। -7 - 1 -7 -1 -6 -6, ये आ गया हमारे पास -8 और ये आ गया -12। माइनस माइनस कैंसल, ये हमारे पास 4 2s are 8, 4 3s are 12।
अब स्टूडेंट्स हम तीनों स्लोप्स मालूम कर चुके हैं, हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। आप इस स्लोप को देखें और इस स्लोप को देखें, इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या आंसर -1 आएगा? द आंसर इज यस। सो हम यहां लिखेंगे एज स्लोप ए बी प्रोडक्ट स्लोप ए सी इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास स्लोप ए बी है -3/2 और स्लोप ए सी है 2/3। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -1। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। अब अगली बात, राइट एंगल कहां बन रहा है? ए बी और ए सी साइड में पॉइंट कौन सा कॉमन है? द आंसर इज ए। हम फर्दर ऐड कर देते हैं, हालांकि हमसे पूछा नहीं गया, हम ऐड कर देते हैं। एंड राइट एंगल इज एट वर्टेक्स ए। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 193 पर वो आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 के इस तरह के प्रॉब्लम्स दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 15 of exercise 4.3. Statement is, the points A, B and C are vertices of a triangle. Show that the line joining the midpoint D of AB and the midpoint E of AC is parallel to BC and DE is half of BC. Students, इस statement को समझने के लिए आइए आपको एक रफ ट्राइंगल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स ये एक रफ ट्राइंगल, अब मैं इसे रफ ट्राइंगल क्यों कह रहा हूं? स्टूडेंट्स ये जो 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी और सी, अगर आप इन्हें एक्चुअल XY प्लेन में लोकेट करेंगे तो इनकी पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से यकीनन डिफरेंट होगी, जिस तरह मैंने इन्हें शो किया। आप जरा देखें, यहां पर A का Y कोऑर्डिनेट 2 है और B का Y कोऑर्डिनेट 3 है। मैंने यहां पर इन्हें एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर बना दिया, जबकि ये जो पॉइंट B है इट मस्ट बी हायर देन पॉइंट A। इसके अलावा जरा पॉइंट C देखें, पॉइंट C का Y कोऑर्डिनेट -4। अब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तो ये एक रफ ट्राइंगल है। हम एक्चुअल ट्राइंगल क्यों नहीं बना रहे? स्टूडेंट्स एग्जाम्स में हमें अगर ये प्रॉब्लम गिवन होगा सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक्चुअल XY प्लेन ड्रॉ करें स्केल की मदद से और फिर इन पॉइंट्स को लोकेट करके इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके देन ये प्लान करें कि इसे सॉल्व कैसे करना है। आप जस्ट एक रफ ट्राइंगल अगर बना लेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट भी वाज़ेह हो जाएगी और इसका जो सॉल्यूशन प्लान है वो भी आप बना सकेंगे। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखते हैं इस रफ ट्राइंगल के मुताबिक। द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने शो कर दिया। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। हमें कहा गया है कि साबित करो लाइन ज्वाइनिंग, एक ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही हो मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, मिड पॉइंट डी ये इसका मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन BC के पैरेलल होगी, इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC और DE हाफ ऑफ BC होगा। इससे मुराद कि DE की लेंथ BC की लेंथ से हाफ होगी या BC की लेंथ DE की लेंथ से डबल होगी। स्टूडेंट्स ये बात किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, यहां पर किसी खास ट्राइंगल का जिक्र नहीं किया गया। यह ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि यह बात किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। आप ऐसे ही एक ट्राइंगल बनाकर देखें, स्केल यूज कर लीजिएगा रफ में अपने इंटरेस्ट के लिए एक एक्टिविटी के तौर पर। एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, उस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को स्केल की मदद से नाप के आप मिड पॉइंट्स को लोकेट करें, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। आपको वाज़े तौर पर
विजुअली आपको पता चल जाएगा कि वो जो आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगा। फिर आप स्केल की मदद से उनकी लेंथ्स मेजर करके देखें। जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ थर्ड साइड से हाफ होगी। बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मैं इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो AC के पैरेलल होगा और AC से उसकी लेंथ हाफ होगी। इसी तरह अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट इस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इस साइड के पैरेलल होगा और उसकी लेंथ इस साइड से हाफ होगी। ये स्टूडेंट्स हमने इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया इस प्रॉब्लम का। अब सॉल्यूशन प्लान बनाते हैं। हमें साबित करना है कि DE पैरेलल है BC के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी? दो लाइन सेगमेंट्स को पैरेलल हम कैसे साबित करते हैं? द आंसर इज यूजिंग स्लोप्स। हमें BC की स्लोप फाइंड आउट करनी होगी और B भी है C भी है, हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमें DE की स्लोप मालूम करनी होगी, लेकिन ना तो हमारे पास पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं ना पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस स्लोप को इवैल्यूएट करने के लिए। ये दोनों स्लोप्स इक्वल आएंगी। इक्वल आने पर ही हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं। ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा फर्स्ट प्लान, पैरेलल साबित करने का। इसके बाद हमें साबित करना है कि ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट से हाफ है। ये हम कैसे करेंगे जी? लेंथ में हाफ है तो हमें लेंथ्स मालूम करनी होंगी। B और C हमारे पास मौजूद हैं, हम BC लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसके बाद D और E हमारे पास पहले आ चुके होंगे तो DE लेंथ भी हम मालूम कर सकेंगे और इन दोनों लेंथ्स को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि इनमें आपस में जो ताल्लुक है वो यही है कि DE हाफ ऑफ BC है। लेंथ्स को इनफैक्ट वैल्यूज को देखकर हमें यह वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्लान के मुताबिक चलते हैं। पहले हम D और E के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब D मिड पॉइंट है A और B का। मिड पॉइंट फार्मूला यकीनन आप जानते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए, x कोऑर्डिनेट इनफैक्ट मालूम करने के लिए आप एंड पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स जो हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। -1 + 6 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 - 1 = 5/2 और 3 + 2 = 5/2। ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। अब यहां ये मैंने सॉल्यूशन के अंदर डायग्राम बनाई है तो यहां एक बात आपने लाजमी करनी है, वो ये है कि आप ये शुरू में जिक्र कर दें कि ये एक रफ डायग्राम है। अब यहां लिखते हैं रेफर टू रफ डायग्राम। देयर इज अ ट्रायंगल ABC। ये लिखने से आप बेसिकली एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मैंने ये रफ डायग्राम बनाई है अपना प्लान बनाने के लिए। वो ये ना समझे कि A, B और C ये एक्चुअल लोकेशन पर हैं और इस स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि इनकी एक्चुअल लोकेशन ये नहीं बनती। ये लिखने से आप उसे बता रहे हैं कि ये रफ डायग्राम है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। E जो है मिड पॉइंट है A और C का। -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2। -1 + 2 = 1, 1/2 और 2 - 4 = -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ D और E आ गए। अब स्टूडेंट्स इस लाइन सेगमेंट की स्लोप भी मालूम कर लेते हैं। स्लोप DE स्लोप मालूम करने के लिए आप जानते हैं ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एब्सिसास का डिफरेंस ऑर्डर सेम रहना चाहिए।
5/2 -(-1). अब मैंने ऑर्डिनेट पॉइंट डी का लिखा है पहले, तो एब्सिसा भी पॉइंट डी का लिखूंगा। 5/2 -(1/2). इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 5/2 + 1, और यहां पर 5/2 -(1/2) क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम। द आंसर इज 5 - 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2। इसको सिंप्लीफाई भी करना बाकी है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर एक स्टेप कर लेते हैं। 2 1s are 2, 5 + 2 विल बी 7। 2 1s are 2, 5 + 2 विल बी 7, 7/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2s are हो जाएगा 4, 7/4। ये हमारे पास स्लोप ऑफ डीई आ गई। इसको नाम दे दे जरा 1 का, क्योंकि बाद में हमने इसके साथ रेफरेंस बनाना है। अब स्लोप बीसी मालूम करते हैं। -4 -3, 2 -6, -4 -3 -7, और 2 -6 इज -4। स्लोप बीसी हमारे पास आ गई 7/4। इसको नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स, डीई लाइन सेगमेंट की स्लोप भी 7/4 और बीसी लाइन सेगमेंट की स्लोप भी 7/4। दोनों स्लोप्स इक्वल, इसका मतलब है कि दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं। हम यहां लिखेंगे एज MDE इज इक्वल टू MBC बाय 1 और 2। ये रेफरेंस हमने दे दिया। ये 1 और ये 2 हमने रेफरेंस दे दिया। सो DE इज पैरेलल टू BC। DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC लाइन सेगमेंट। पहली बात साबित हो गई। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि DE की लेंथ BC की लेंथ से हाफ होगी। इसके लिए दोनों साइड्स की लेंथ मालूम कर लेते हैं। DE, आप सिंपल DE लिख लें या DE लाइन सेगमेंट इस तरह से मैग्नीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं। ये भी अंदाज दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। इसमें ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, चूंकि ऊपर स्क्वायर है सो आपने जस्ट डिफरेंस लेना है। DE, ये हमारे पास D और ये E। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास 5/2 -1/2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स 5/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 -1/2, जी शाबाश। 5 - 1 विल बी 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1s are 2, 5 + 2 is 7, 7/2 का स्क्वायर इट विल बी 49/4। 2 1s are 2, 5 + 2 7, 7/2, 7/2 का स्क्वायर 49/4। अब यहां पर 4 4s are 16, 16 + 49, शाबाश। 16 + 49 विल बी 65, 65/4 होल स्क्वायर रूट। अब DE हमारे पास लेंथ आ गई। 65 को फर्दर फैक्टराइज करके क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, डेसिमल्स की तरफ नहीं जाना। हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 65 को चूंकि फैक्टर्स बनाकर फर्दर स्क्वायर रूट में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज 2। इसको नाम दे दें 3 का। अब D की लेंथ हमारे पास आ गई। अब हम मालूम करते हैं साइड BC की लेंथ। नाउ BC लाइन सेगमेंट की लेंथ, डिस्टेंस फार्मूला BC के लिए अब हम यूज कर रहे हैं 6 - 2 का स्क्वायर प्लस
-4 -3 का स्क्वायर, 6 - 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस -4 -3 इज -7, -7 का स्क्वायर 49, 49 plus 16 is 65. BC is square root of 65. स्टूडेंट्स, हमें साबित क्या करना था? हमें साबित करना था कि DE is half of BC. अब जरा BC देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 65 और DE half of square root of 65. क्या साबित हो गया? द आंसर इज यस. हम इसको नाम दे देते हैं 4 का. By 3 and 4, DE is half of proved. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि ये जो दो बातें हमने प्रूव की, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू हैं. स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.